यहाँ पे अफ्रीका के प्रमुख देश और राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मिस्र का राजधानी यहाँ पे दिया है काहिरा, मिस्र का राजधानी याद रखिएगा काहिरा हो जाएगा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सेशल्स का राजधानी विक्टोरिया, सेशल्स का राजधानी विक्टोरिया। केन्या का राजधानी नैरोबी, केन्या का राजधानी पूछेगा तो नैरोबी। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। बरूंडी की राजधानी बुजुम्बुरा, बरूंडी की राजधानी बुजुम्बुरा। घाना की राजधानी कहेगा ना तो अक्रा हो जाएगा, घाना की राजधानी अक्रा। नाइजर की राजधानी नियामी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे देखिए बिहार की जो साक्षरता है वो 63.82% है। सबसे उच्च साक्षरता वाला दर कहेगा ना तो ये केरल का है, 93.91% हो जाएगा। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य हो जाएगा, ठीक है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया था, अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, पाटलिपुत्रा, ठीक है। पाटलिपुत्रा को उसने राजधानी बनाया था। महाराजा अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक का संबंध मौर्य वंश है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो अशोक था। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राज सिंहासन पर बैठा था। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, याद रखना इस चीज को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। सारनाथ में सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा था वो कौन से, बिहार से संबंधित है वो, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7 बार यानी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, अब तो 9 बार हो गए हैं। श्री नीतीश कुमार प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। आगे याद रखिएगा कि वर्ष 2000 में प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 7 दिन बाद ही उन्होंने त्यागपत्र उनको देना पड़ा था। 2001 से 2004 तक वे भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। आगे याद रखिएगा कि आसियान का सदस्य जो है बांग्लादेश नहीं है। आसियान का सदस्य कौन नहीं है, कौन सा देश नहीं है, तो बांग्लादेश नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। आसियान के यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आसियान का दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन में कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है और सिंगापुर है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दिया है कि आसियान का जो स्थापना है ये 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को था। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। 24 अगस्त 1996 से भारत इसका पूर्ण संबंध सहभाग है। वर्तमान में इसका देश सदस्य कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये कहाँ से थे, तो बिहार से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, मजरूल हक ने की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, मजरूल हक ने की थी। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इन्हें आजाद शत्रु और देश रत्न के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना आजाद शत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10वें और अंतिम गुरु जो थे सिखों के, वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था।
गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। पूछिएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 में। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह या पातशाह कहा था। इनकी हत्या 8 अक्टूबर 1708 में नादेर में गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे ये? खाद्य और कृषि मंत्री थे। अंतरिम सरकार के मंत्री और उसके मंत्रालय दिया गया है यहाँ पे। उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो अरुणा आसफ अली थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह और सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो न्यूजीलैंड था। इसको याद रखना, न्यूजीलैंड। फास्ट फ्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधारणीकरण, यहाँ पे पता नहीं क्या है, इसका क्वेश्चन देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तब समझ में आएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि इच्छा मृत्यु को कानून का रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला देश का पहला देश कौन बना? नीदरलैंड है ये। ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु जो है अवैध है। ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु अवैध है। जापान में विशेष परिस्थितियों में भी इच्छा मृत्यु की अनुमति है। मतलब विशेष परिस्थितियों में जो है जापान में इच्छा मृत्यु क्या है, वहाँ पे अनुमित है। आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यानी आप जो है आत्महत्या की कोशिश करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है धारा 309 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किसी धारा के तहत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया पहला आयोग था? चुनाव आयोग था। कौन था ये चुनाव आयोग था। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो स्वायत्त संस्था है। इसको याद रखिएगा, स्वायत्त संस्था है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में हुई थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसको आप याद रखिएगा। आगे है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य चुनाव आयोग से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 324 से 329 तक का संबंध किससे है? तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो है 1971 में हुआ। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1971 में हुआ। जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोक्लॉस एम श्वाब इसके संस्थापक हैं। वेल वार्कर कप का संबंध किससे? मुक्केबाजी के खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। वेल वार्कर कप का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से संबंधित है। अब कुछ यहाँ पे ट्रॉफी दिया है और खेल से संबंधित दिया है। जैसे क्रिकेट से संबंधित कप है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। सिक्के नायडू ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। सिक्के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी भी याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप दिए गए हैं, जैसे डेविस कप फुटबॉल से। डेविस कप फुटबॉल से। मर्डेका कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। मर्डेका कप फुटबॉल से।
संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से, रोवर्स कप फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से। फेडरेशन कप का संबंध भी फुटबॉल से है। हॉकी से संबंधित कप दिए गए, जैसे आगा खां कप का संबंध हॉकी से है, आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। बेटन कप का संबंध हॉकी से है, बेटन कप का संबंध हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध भी हॉकी से है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन नगर तक्षशिला जो है किन किन नदियों के मध्य स्थित था। तो ये सिंधु और झेलम के मध्य में बीच में स्थित था। ठीक है, प्राचीन नगर जो था तक्षशिला, ये सिंधु और झेलम के बीच में था। तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानो खयाबाब सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है, भारत में लेह में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में तथा वहां से अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी समूह की 5 महत्वपूर्ण नदी हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा कि सिंधु नदी समूह की 5 महत्वपूर्ण नदियों के नाम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध हुआ था। याद रखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। आनंद मठ से ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। पूछेगा कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। सन्यासी विद्रोह केना सरकार के नेतृत्व में 1766 से 1800 तक बिहार बंगाल में चला था। भील विद्रोह जो था, भील विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में चला था। भील विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में 1825 से 31 तक पश्चिमी घाट में चला था। भील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पश्चिमी घाट में हुआ था। कब हुआ था, तो 1825 से 31 तक। और इसके किसके नेतृत्व में, तो सेवाराम के नेतृत्व में भील विद्रोह। अहोम विद्रोह ये अंग्रेज के विरुद्ध चला था, 1828 में चला था अहोम विद्रोह। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ये कथन क्या है, असत्य है। मतलब कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। कावेरी नदी का उद्गम जो है ताल कावेरी कर्नाटक में होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में है। यह कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में त्रिवेंकम की पहाड़ी से होती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, इसको याद रखिएगा। आगे है कि गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। लीला सैमसन सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह भारतनाट्यम में निपुण है। मतलब लीला सैमसन भारतनाट्यम से। स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। स्वप्न सुंदरी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान आधारित है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान आधारित है किसके, स्वामी विवेकानंद। कर्मयोग के लेखक, कुछ पुस्तक दिया गया है। कर्मयोग के लेखक स्वामी विवेकानंद। ज्ञान योग की पुस्तक स्वामी विवेकानंद। राजयोग के लेखक स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा कुछ किताबों के नाम, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग। ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है, स्वामी विवेकानंद है। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद के द्वारा निकाला गया एक मासिक पत्रिका था। प्रबुद्ध भारत एक पत्रिका था, किसके द्वारा निकाला गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा निकाला गया था। भारत का प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ना, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री योजना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, अंतरिक्ष विभाग के भी अध्यक्ष होते हैं। इतनी सारी चीज़ों का याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 से 67 में प्रारंभ हुई थी। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 में प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का,
तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को आप। श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। आगे यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन। हैदराबाद में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान स्थित है। हैदराबाद में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान स्थित है, याद रखिएगा। कुछ संस्थान और उसके स्थान दिया गया उसको याद करिएगा कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। डीएनए एवं फिंगर प्रिंटिंग कहाँ स्थित है? ये भी हैदराबाद में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल कहाँ स्थित है? मुंबई में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, याद रखिएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। अगला याद रखिएगा कि लिएंडर पेस भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा कि लिएंडर पेस भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से भी जुड़े हैं। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस खेल से संबंधित लव शब्द संबंधित है। पूछेगा कि लव शब्द संबंधित है किस खेल से? तो टेनिस से है। लव शब्द का संबंध किससे है? टेनिस से है। अब यहाँ पे देखिए खेल और कुछ शब्दावली दिया गया है, उसको याद रखिएगा। क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द दिया गया है, जैसे एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से। पंपकीज का संबंध क्रिकेट से, पंपकीज क्रिकेट से। स्ट्रोक का संबंध भी क्रिकेट से है। गूगली शब्द संबंधित है क्रिकेट से, गूगली शब्द क्रिकेट से। हुक शब्द संबंधित है क्रिकेट से, हुक शब्द क्रिकेट से। थर्ड मैन शब्द किससे संबंधित है? ये भी क्रिकेट से, याद रखिएगा। पोलो से संबंधित, जैसे बैकर संबंधित है पोलो से, बैकर का संबंध पोलो से है। चक्कर का संबंध पोलो से है, चक्कर शब्द का संबंध पोलो से है। चुक्का शब्द का संबंध पोलो से है। बंडर शब्द का संबंध भी पोलो से है। बैडमिंटन से याद रखिएगा कि ड्यूस शब्द का संबंध किससे? बैडमिंटन से। ड्यूस शब्द का संबंध किससे? बैडमिंटन से। क्रॉस शॉट का संबंध किससे? बैडमिंटन से है। क्रॉस शॉट का संबंध किससे है? याद रखिएगा कि ये बैडमिंटन से है, ठीक है। और नेट फॉल्ट का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। नेट फॉल्ट का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। डबल फॉल्ट का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। डबल फॉल्ट का संबंध भी बैडमिंटन से है। बिलियर्डर से संबंधित रखिएगा क्यू शब्द, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्डर से। क्यू शब्द का संबंध किससे? बिलियर्डर से। ब्रेक संबंधित है बिलियर्डर से, ब्रेक संबंधित है बिलियर्डर से। पांट का संबंध बिलियर्डर से है। कैंसा का संबंध बिलियर्डर से है। हैजर्ड शब्द संबंधित है बिलियर्डर से। और बेसबॉल से याद रखिएगा कि डायमंड शब्द संबंधित है बेसबॉल से। डायमंड शब्द संबंधित है बेसबॉल से। होम संबंधित है बेसबॉल से। होम शब्द संबंधित है ये बेसबॉल से। बेसमैन शब्द जो है बेसबॉल से जुड़ा हुआ है, याद है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बेसबॉल का संबंध डायमंड है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। कुछ स्थान है और वहाँ पे स्थित है, उसको दिया गया है यहाँ पे। याद रखिएगा कि श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वृंदावन कहाँ है? मथुरा यूपी में। ब्यास कुंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश मनाली में। मीगू झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश मनाली में। मीगू झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश मनाली में। नवग्रह मंदिर, नवग्रह महल का संबंध कहाँ है? उड़ीसा से। नवग्रह महल कहाँ है? उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में है। इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। बिहार राज्य के अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं।
बिहार राज्य के केंद्रीय रेलवे मंत्री रह चुके हैं कौन कौन? तो ललित नारायण मिश्र, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में भारत की रेलवे मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अश्विनी वैष्णव को संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का भी प्रभार है, इसको याद रखिएगा। एक यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, ग्रेग जोन्स एक कैसे खिलाड़ी है? टेनिस के खिलाड़ी है। ग्रेग जोन्स का संबंध किससे है? ये एक टेनिस के खिलाड़ी है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिए हुए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार H5N1 के कारण संक्रमित लोगों की संख्या जो है मृत्यु दर 60% है। यानी बर्ड फ्लू जो होता है ना, H5N1 के कारण होता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। कुछ फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप याद रखिएगा अच्छे से। याद रखिएगा कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी होता है। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। IP का इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है। आगे याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है शयन काल यानी रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी के भग्नी ग्रह भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र सौर मंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है, छठा। सूर्य के सबसे निकट जो है बुध ग्रह स्थित है। अरुण और शुक्र यानी शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर बाकी सारे ग्रह पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। शुक्र और अरुण ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, इसको याद रखिएगा। शुक्र और अरुण ग्रह जो है ये पूर्व से कहाँ घूमते हैं? पश्चिम की तरफ घूमते हैं। कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा घटक होता है? ये मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है? तो मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस मीथेन 83% प्लस इथेन 16% का मिश्रण होता है। प्रमुख गैसीय ईंधन एवं उसके मुख्य अवयव दिए गए हैं। जैसे LPG किसका मिश्रण होता है? तो ये नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 का मिश्रण होता है। CNG क्या होता है? तो ये CH4 होता है, यानी मीथेन गैस होता है। जल गैस किसका मिश्रण होता है? CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। जल गैस किसका मिश्रण होता है? CO प्लस H2 का। और प्रोड्यूसर गैस कहेगा प्रोड्यूसर गैस तो CO प्लस N2 का। बायोगैस मिश्रण होता है CH4 प्लस CO2 का मिश्रण होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जरूर आप याद रखिएगा कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम। या फिर ऐसे भी पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। एक ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर समान रीडिंग दर्शाता है। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट और थर्मामीटर जो है समान रीडिंग को क्या कर सकते हैं? दर्शाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन जो है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये अग्नाशय से निकलता है, इसको याद रखिएगा। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय के अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है, इसको याद रखिएगा। अग्नाशय के अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को
मास्टर ग्रंथि के भी नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां जो होती हैं कौन कौन सी होती है, तो फिबुला और टिबिया। पूछेगा आपसे कि फिबुला और टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य के पैरों में पाया जाता है फिबुला और टिबिया हड्डी। ठीक है। अगला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहेगा तो फीमर हड्डी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम कहेगा फीमर हड्डी है। ह्यूमरस ऊपरी बाहों में पाई जाने वाली हड्डी हो जाएगा। रेडियस और अल्ना जो है अग्र बाहों में पाई जाने वाली हड्डी है। कार्पलस कलाई में पाई जाने वाली हड्डी है। कार्पलस जो है कलाई में पाई जाने वाली हड्डी है। मनुष्य की अस्थियां जो है ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। मनुष्य की जो हड्डियाँ होती है ना वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग रतौंधी जो होता है, ये सब जितना आँख में से संबंधित बीमारी है ना ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम कहेगा तो रेटिनॉल है। प्रमुख स्रोत कहेगा तो गाजर और हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 45 से 60 mg विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन की खोज जो है हॉफमिस्टर ने किया था, जबकि नाम जो है फंक ने किया था। तो विटामिन का नामकरण किसने किया था, फंक ने 1911 में। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। इसको हमने स्टार कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वो बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन कहेगा ना तो ए डी ई के हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायु का वेग संबंधित है किससे, ये दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग किससे संबंधित है, ये दाब प्रवणता से संबंधित है। दाब प्रवणता के कारण चक्रवात और प्रति चक्रवात जो है उत्पन्न होता है। दाब प्रवणता के कारण जो है चक्रवात और प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है। यदि आंतरिक दाब निम्न और बाह्य दाब उच्च हो तो वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होता है, यह चक्रवात कहलाता है। यदि आंतरिक दाब उच्च हो और बाह्य दाब निम्न हो तो वायु की गति अंदर से बाहर की ओर होता है, इसे हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायु की गति की दिशा का पता लगाने के लिए विंड मिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिशा का पता लगाने के लिए विंड मिल का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप जो अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि वृक्कों के ऊपर स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, वृक्क के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्रंथि को 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि थाइमस ग्रंथि हृदय के सामने स्थित होता है। पूछेगा कि हृदय के सामने कौन सी ग्रंथि स्थित, थाइमस ग्रंथि होता है। यह बच्चों में सक्रिय होता है तथा लैंगिक परिपक्वता को पश्चात यह महत्वहीन हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। मंदक यहाँ पे दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त पदार्थ एवं उनके गुण दिया गया है। एक तरफ पदार्थ है, गुण है और उदाहरण दिया गया है। जैसे मंदक के रूप में, मंदक का काम क्या होता है, मंदक जो है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। मंदक क्या करता है, ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। और मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, साधारण जल का, भारी जल का और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, साधारण जल, भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है ईंधन। ईंधन क्या करता है, ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। ईंधन का काम क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। और इस किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, है ना। नाभिकीय रिएक्टर में कहेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, फिर
या फिर ईंधन के रूप में तो यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। आगे है कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का कार्य क्या होता है। नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊर्जा अवशोषित करता है। शीतलक क्या करता है, नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊर्जा अवशोषित करता है। और शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये साधारण जल, भारी जल और द्रवित सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। आगे है नियंत्रक क्षार। नियंत्रक क्षार का काम क्या होता है, यह नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न अधिक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में बोरॉन का क्षार, कैडमियम का क्षार, इंडियम का क्षार या फिर सिल्वर के क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। आगे नीचे 2 और क्वेश्चन दिया है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। इसका काम है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की इसका क्षमता रखता है। ठीक है, ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड H2O2 जो है ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है तथा 1% जो है अन्य गैस जैसे आर्गन, नियोन, हाइड्रोजन, जल वाष्प सब पाया जाता है। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक N होता है और इसका जो परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन की खोज जो है स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का खोज 1773 में रदरफोर्ड ने किया था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना है, 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना है, 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है।